प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 14 खाने से पचने तक। इस पाठ में हम जो भोजन खाते हैं तो भोजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जिसका पहला टॉपिक है चबा चबा कर खाना। विद्यालय के मध्यांतर में भोजन के दौरान रजत नाम का बालक जल्दी जल्दी बिना चबाए ही भोजन निगल रहा था और उसी की कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची नेहल थी जो बड़े आराम से भोजन को चबा चबा कर खा रही थी। जब नेहल ने रजत को देखा तो रजत को टोकते हुए कहा कि भोजन को आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। लेकिन रजत ने जब वापस जवाब पूछा तो नेहल ने वापस बताया कि नेहल अपने घर में उबला हुआ आलू जल्दी जल्दी खा रही थी। तो नेहल की माताजी ने बताया था कि भोजन या कुछ भी खाने की चीज होती है उसे आराम से धीरे धीरे और पूरा चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे तुम्हारा भोजन स्वादिष्ट और मीठा लगेगा। और ये जब बातें हो रही थी तब उनके पास में ही शिक्षक खड़े थे। तो शिक्षक ने भी बताया कि भोजन को चबा चबा कर खाने से, धीरे धीरे खाने से भोजन के अंदर हमारी लार मिल जाती है, जिससे भोजन अच्छा लगता है और आसानी से निगल सकते हैं। जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। मुंह में बनने वाली लार भोजन में मौजूद स्ट्रोस को ग्लूकोज में बदल देती है। इसी ग्लूकोज से भोजन मीठा लगने लगता है और मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू होता है। ऐसा शिक्षक ने नेहल और रजत दोनों को बताकर समझाया। अब आप सोचिए और लिखिए कि हमें भोजन करते समय रोटी के छोटे छोटे कोर क्यों लेने चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे कोर लेने से आराम से भोजन चबा चबा कर खा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा है कि भोजन को चबाने पर लार भोजन के साथ में मिल जाती है, जो भोजन को चिकना और पेस्टी बना देती है, जिससे जो हम भोजन करते हैं वह लसलसा बन जाता है और मुंह से बनने वाली लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है, जिससे हम जो भोजन करते हैं वह भोजन मीठा लगने लगता है और आसानी से पच सकता है। अब आगे देखिए कि मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। फिर यह भोजन ग्रसिका से होता हुआ अपने शरीर के पेट के अंदर आमाशय होता है वहां पहुंच जाता है, जहां से यह सबसे पहले छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आता है और आमाशय तक आंत में पाचन रसों द्वारा भोजन को पचाया जाता है और अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। अब ये चित्र देखिए जो हमारा पाचन तंत्र का चित्र है। इसमें हम जो भोजन करते हैं वो सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है। मुंह में देखिए, मुंह में भोजन रखने के बाद अपने जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद होते हैं: खट्टा, मीठा, खारा, चरका। और स्वाद के बाद में वह अपने आमाशय में पहुंचता है। फिर आमाशय से बड़ी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत से जाता है, फिर वहां उसका पाचन क्रिया होती है, फिर वहां से जो भोजन अपचित भोजन बाहर निकाल देते हैं। अब है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट के बाद पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। प्रमुख का मतलब है
मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मुंह, ग्रसिका, आमाशय और आंतें। दूसरा प्रश्न है, मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है? तो मुंह से जो रखा भोजन है वो आमाशय तक पहुंचते पहुंचते चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा हो जाता है। अब आप सोचिए और बताइए कि क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं? इसका क्या अर्थ है? अब इसका अर्थ तो सीधा सा है कि भाई हमें बहुत जोर से भूख लगी है। अब प्रश्न संख्या दूसरा कि आपको भूख का एहसास कब कब होता है? तो जब हमें कमजोरी महसूस होती है और हम भोजन किया हुआ हमें 4-5 घंटे हो गए हो तब हमें भूख का एहसास होता है। अगला प्रश्न है, अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा? तो हमें अगर पूरा दिन भोजन नहीं मिले तो हमें कमजोरी होने लगेगी। अगला प्रश्न है कि बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोलकर क्यों दिया जाता है? तो ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, इसीलिए बीमार होने पर ग्लूकोज में पानी से घोलकर दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा क्यों मिलती है और क्या होता है। जब हमें भोजन किए हुए 4 से 5 घंटे हो जाते हैं तो हमें भूख का एहसास यानी भूख लगने लगती है, क्योंकि हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन पच जाता है और भोजन से हमें ऊर्जा यानी ताकत मिलती है। यदि हम पूरे दिन खाना नहीं खाते तो हमें कमजोरी होने लगती है। रजत एक बार बीमार होने पर अस्पताल गया। वहां पर देखा कि बेड पर सो रहे व्यक्ति और उसके हाथ में नली लगी हुई थी। पास ही एक प्लास्टिक की बोतल में पानी जैसा पदार्थ भरा हुआ था और यह बोतल नली के साथ में जुड़ी हुई थी। यह देखकर रजत ने डॉक्टर से पूछा, यह नली जैसा लगा हुआ बोतल के अंदर जो इंसान के शरीर में जा रहा है वह क्या है? तब डॉक्टर ने कहा यह ग्लूकोज है और इसे ऊर्जा की जरूरत है। अब अपने पास नया टॉपिक आया है खाने में आयरन। अब आयरन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे तो मीरा का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसको कमजोरी महसूस हो रही थी। मीरा को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी और बार बार होठों पर जीभ फिरा रही थी। मीरा को ऐसा करते हुए देखकर शिक्षक उसके पास गए और पूछा, स्वास्थ्य के बारे में पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है मीरा? तब ऐसा कब से हो रहा है? तब मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले मैं बीमार हुई थी, उसके बाद से ही ऐसा हो रहा है। फिर फिर कहा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि इन्हें कमजोरी आ गई है और ऊर्जा की जरूरत है और ग्लूकोज चढ़ानी चाहिए। अब आप एक चित्र देखिए कि बीमार व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ाते हुए डॉक्टर साहब कैसे उनको ठीक कर रहे हैं, मरीज को ऊर्जा दी जा रही है। ये देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर एक इंजेक्शन मिला रहे हैं और नर्स भाई जी पास में बैठे हैं, खड़े हैं और बीमार व्यक्ति को ग्लूकोज लगाया जा रहा है। अब आगे हैं, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लगता था, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, नींद भी बराबर नहीं आ रही थी, काम करने पर जल्दी थकावट भी हो जाती थी। ये सारी बातें शिक्षक ने
मीरा को डॉक्टर को दिखाते हुए कहा। डॉक्टर द्वारा जांच करने के बाद लक्षणों के आधार पर खून की कमी बताई। खून की कमी किसको बताई थी? खून की कमी मीरा को हुई थी क्योंकि उसे कमजोरी थी। फिर डॉक्टर ने मीरा से कहा कि आप खाने में क्या क्या खाती हो? तो मीरा ने कहा कि मैं तो रोटी, प्याज और नमकीन खाती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा, क्या हरी सब्जी, खजूर, चने आदि नहीं खाती हो? मीरा ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ये नहीं खाती। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। भोजन में हरी सब्जियां, फल, गाजर, अनार आदि का सेवन करना चाहिए। मैं आपको एक आयरन की गोली दे रही हूँ। 1 सप्ताह में उसके बाद वापिस आप में जांच करवाना कि आपकी तबीयत में कितना सुधार है। मीरा ने कहा, अरे ये गोलियां तो हमारे स्कूल में भी हमको देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, तो क्या आप यह गोली नहीं खाती हैं? मीरा ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे यह गोली अच्छी नहीं लगती है। अगर मैं गोली खाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं और मेरा जी भी घबराता है। डॉक्टर ने कहा, आपके शरीर में खून की कमी है, यानी कि एनीमिया हो गया है और इस आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। अगर आपने खाना खाने से पहले लिया तब आपको ये अच्छी भी नहीं लगेगी और हो सकता है चक्कर का भी थोड़ा एहसास हो, क्योंकि पहले से हमें भूख लगी हुई होती है, हमें कमजोरी का पहले से ही एहसास है, हमने कुछ खाया भी नहीं है और ऊपर से टैबलेट लेते हैं, तब आपका मन नहीं होगा। मीरा ने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे इस पूरी गोली का नाम तो बताओ, ये कौन सी गोली है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस गोली का नाम IFE गोली है, यानी कि आयरन फॉलिक एसिड। और यह जो टैबलेट है यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। मीरा को यह जानकारी देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, तो मीरा ने कहा, अच्छा, तभी हमें विद्यालय में हर सप्ताह इसे खाने के लिए देते हैं ताकि सारे बच्चे एकदम स्वस्थ रहें। लेकिन मैं नहीं खाती थी, अब मैं आगे से खाया करूंगी। डॉक्टर, गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा, जैसे अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड खजूर, दाख, मछली आदि चीजें आपको खाते रहना चाहिए। इसे अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, जिससे आयरन की कमी दूर हो सकेगी। इसके बाद यह गोली भी नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका आयरन बाकी चीजों से बढ़ जाएगा। अब सोचिए और बताइए, मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? तो मीरा को खून की कमी थी, यानी कि एनीमिया हो गया था, इस कारण से कमजोरी महसूस हो रही थी। मीरा जैसे बीमारी के लक्षण आपने किस किस साथी में देखे हैं? तो अपने पड़ोस में पता कीजिए कि ऐसी बीमारी यानी आयरन की कमी और किस किस को थी। तो शरीर में आयरन की कमी न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर द्वारा बताई गई फल है, दालें हैं, अनाज है, फ्रूट है, उनका सेवन करना चाहिए। अब आगे है खाद्य पिरामिड एवं खाद्य समूह। हम भोजन में बहुत सी चीजें खाते हैं। यहाँ कुछ कुछ की तो सूची भी दी जा रही है।
यानी हमें भोजन में क्या खाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। जैसे मक्की है, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, दही, दूध, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेब, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, ब्रेड आदि का सेवन करना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। आप चाहें तो इसमें से और भी कुछ खाने की चीजें जोड़ सकते हैं। इन खाद्य पिरामिड समूहों में से अगर हम आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री हमारे भोजन में शामिल करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि खनिज लवण मिलते रहेंगे। ये चित्र है जिसमें बताया गया है कि हम क्या खाएं और कितना खाएं। इन पिरामिड को देखिए और जाने कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। देखिए एक तरफ लिखा हुआ घटती हुई मात्रा में लें और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि कम क्या खाना चाहिए, सीमित मात्रा में क्या खाना चाहिए, खूब यानी कि बहुत क्या खाना चाहिए और सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आहार खाना चाहिए। अब आगे हैं कृमि नियंत्रण। कृमि नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है व शारीरिक विकास भी कम हो जाता है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं जो बिना धुले फल, बिना धुली सब्जी और अशुद्ध पानी के साथ गंदे हाथों से हमारे नाखून जो होते हैं बड़े बड़े नाखून से नंगे पैरों से चिपक जाते हैं, जिससे हमारे पेट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इस हेतु हमारे सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम भी चला रहे हैं और इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली भी दी जाती है, जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। अभी आपने देखा कि कृमि के अंडे हमारे शरीर में किस किस तरह प्रवेश करते हैं। हम क्या करते हैं, बिना सब्जी या बिना कुछ फ्रूट है जो बिना धोए खाते हैं या बनाते हैं, या नंगे पांव घूमते हैं, या हमारे नाखून बड़े होते हैं, तो उनमें से कृमि के अंडे छुपे होते हैं जो हमारे पेट में चले जाते हैं। फिर हमारे जो शरीर में क्या हो जाता है, कृमि रोग हो जाते हैं और पेट में कीड़े घुस जाते हैं, किसके, कृमि के। और यह ज्यादातर बच्चों में होता है। इसलिए सरकार कौन सी गोली देते हैं, एल्बेंडाजोल टेबलेट देते हैं। ये देखिए कृमि संक्रमण के बचाव के उपाय का मतलब है नाखून काटना, थोड़ी दूरी बना के रखना, हाथ धोना, नंगे पांव नहीं घूमना आदि बताए गए हैं। अब चर्चा कीजिए कि ऊपर के चित्र में देखकर कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है। तो हमें स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, जूते और चप्पल अवश्य पहनने चाहिए, शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए और साफ व शुद्ध पानी पीना चाहिए। सब्जियों व फलों को साफ व शुद्ध पानी में धोकर फिर उसको उपयोग में लेना चाहिए। नाखून कटे हुए होने चाहिए और साफ होने चाहिए, नाखून के अंदर गंदगी भरी हुई नहीं हो। अब अपने पास नया टॉपिक आया है जिसका नाम है कृमि नियंत्रण से लाभ। अगर हम इन सभी कृमि के अंडों से बचने के लिए जो उपाय ढूंढते हैं या उनका उपयोग करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। कि कृमि नियंत्रण से
बालकों को शारीरिक विकास होता है, मानसिक शक्ति मिलती है, बीमार कम पड़ते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, विकास तेजी से होता है। इसलिए हमें कृमि नियंत्रण से सुरक्षित रहना चाहिए। शौच जाने के बाद खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों फलों को धोकर और साफ पानी में धोकर फिर उसका उपयोग करना चाहिए। नाखून को काट कर रखना चाहिए और कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे बीमार भी कम पड़ते हैं। अब अपने पास एक प्रश्न है कि बच्चे बीमार कब होते हैं? जब बच्चे साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, सब्जियों फलों को धोकर नहीं खाते हैं, शौचालय जाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। अब अपने पास दूसरा प्रश्न आया है जिसका नाम है किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? तो बच्चों का विकास कैसे रुकता है? पेट में पनपने वाले कीड़ों से बच्चों के खून में कमी हो जाती है जिससे बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। अब प्रश्न संख्या 30। तीसरा प्रश्न, बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? तो पेट में पनपने वाले कीड़ों के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब प्रश्न संख्या 4, कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? तो कृमि नियंत्रण से बच्चों को शारीरिक लाभ मिलता है, मानसिक शक्ति मिलती है, बीमार कम पड़ते हैं और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगता है और बच्चों का विकास भी तेजी से होता है। अब हमने ये जो पाठ पढ़ा है इसमें हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कि भोजन को चबा चबा कर खाने से उसका पाचन ठीक से होता है। पाचन तंत्र के अंग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीजें आवश्यक मात्रा में हमें लेनी चाहिए, शामिल करनी चाहिए, जैसे दालें हैं, फल है, फ्रूट है आदि। अब हमने इस पाठ में जो जाना है, जो समझा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे एनीमिया हो जाने पर दी जाने वाली गोली का पूरा नाम बताइए। तो उसका पूरा नाम है आयरन फॉलिक एसिड। दूसरा प्रश्न है कि कृमि नियंत्रण में दी जाने वाली गोली का पूरा नाम बताइए। तो एल्बेंडाजोल गोली उसका पूरा नाम है। तीसरा प्रश्न है कि खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? तो खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें भोजन के अंदर अनाज है, दालें, अनार, मौसमी, बादाम, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां, खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि भोजन में लेना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि भोजन में हमें क्या क्या खाद्य सामग्री खानी चाहिए? पिरामिड द्वारा समझाइए, जिसका हम आगे चित्र बताएंगे आपको। और एक प्रश्न है, हमारा शरीर है उसका पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये दोनों के उत्तर ये रहे आपके। एक तरफ ये रहा खाद्य पिरामिड जो अभी आपने पहले देखा था कि हमें ध्यान रहे सबसे कम क्या खाना चाहिए? एक तो घी और तेल, क्योंकि कम अभी शुद्ध घी नहीं मिलता है, इसलिए ये चिकना पदार्थ होता है, इसे कम खाना चाहिए और मीठा भोजन भी कम खाना चाहिए। अब देखिए कि सीमित मात्रा में क्या क्या खाना चाहिए, ज्यादा क्या खाना चाहिए और सर्वाधिक क्या खाना चाहिए। विशेषकर सर्वाधिक मात्रा में खाने वाली चीजों को ध्यान में रखिए, जैसे रोटी है, दाल है, चावल है, दलिया है, खीच, पोहा, सूजी आदि हमें ज्यादा खाना चाहिए। और यह हमारा पाचन तंत्र का चित्र है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये हमारा
चित्र है पाचन तंत्र का। एक तरफ मुंह है, ग्रसिका है और डायफ्राम है, पित्ताशय है और पित्तनली, यकृत, अग्नाशय, परिशेषिका, देखिए क्षुद्रांत्र, आमाशय, ये हमारे पाचन तंत्र का चित्र है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।